Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. In this video, I have discussed the important MCQs on research methodology for your upcoming Geetam University PhD entrance exam. So your actual paper will be based on similar questions. Therefore, please watch this video till the end. Also, I would like to tell you, we have launched a complete course on research methodology for your upcoming Geetam University PhD entrance test. With the help of this course, you can complete your research methodology preparation within 4 to 5 days so that you can spend your remaining time on Section B or PhD interview. To join this course, contact us on this number. So if you like my video, please don't forget to subscribe my channel. रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट एंड 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप हमारा ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो तो आपको कई और से रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी होगी। हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी को हमारे कोर्स के थ्रू कैसे प्रिपेयर करना है कि हमारे जो नोट्स है और मॉक टेस्ट है उसको आप 1 वीक में कवर कर लीजिए और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है ये आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले और इवन आप आपके एग्जाम के 2 to 3 आवर्स पहले भी अगर आप इसको एक बार रीड कर चले जाते हो तो ये आपका रिवीजन का काम आ जाएगा। सो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं और हम आपको गारंटी देते हैं इसी पीडीएफ से आपको एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे और कई स्टूडेंट्स का हमारा फीडबैक भी है कि उनको उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में इसी पीडीएफ से 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप 1 वीक में ही कवर कर सकते हो ताकि आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उस पर स्पेंड कर सकते हो। अगर आपके पास सेक्शन बी का स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499 एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Setting quotas for hard-to-reach respondents is one way to minimize dash bias. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर पहले ही कोटास को सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर हार्ड टू रिच रिस्पोंडेंट। हार्ड टू रिच रिस्पोंडेंट मतलब ऐसे रिस्पोंडेंट जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में रिसर्चर कौन से बायस को मिनिमम कर देते, मिनिमाइज कर देते, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन तक रिसर्चर को पहुंचना बहुत मुश्किल है, ये बहुत इजी टू अवेलेबल नहीं है, इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, पहले से ही कोटा फिक्स कर लेंगे। मतलब मान लो रिसर्चर के पास 100 सर्वेस के पेपर्स है। तो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, पहले से ही कोटा सिलेक्ट कर लेंगे कि ऐसे लोग जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, उस केस में रिसर्चर करेंगे ऐसे लोग जो हार्ड टू रीच है, जो मुश्किल से, जो इजीली अवेलेबल नहीं है, उनको मैं सिर्फ 10% लोगों को, ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा और जो बाकी रिमेनिंग 90% लोग हैं वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा जो इजी टू अवेलेबल है, जिन तक पहुंचना बहुत इजी है। तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस केस में रिसर्चर का क्या कर रहे हैं, ऐसे लोग जिन तक रिसर्चर को पहुंचना बहुत मुश्किल है, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं रिसर्चर, उनका रेशियो ही कम कर दे रहे हैं। इस केस में उनको बस 10% ही ले रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, हार्ड टू रीच है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलेंगे ये लोग, तो ये जाहिर सी बात है कि इनसे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इस केस में रिसर्चर कौन से बायस को मिनिमाइज कर दे रहे हैं, नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है, ऐसे रिस्पोंडेंट जिनसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उसको कहेंगे नॉन रिस्पॉन्स। इस केस में रिसर्चर नॉन रिस्पॉन्स बायस को मिनिमाइज कर दे रहे हैं, उनको कम कर दे रहे हैं। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन रिस्पॉन्स बायस। नेक्स्ट, the research design in which the investigator studies the life experiences of individual in the life world is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है
एक ऐसे रिसर्च डिजाइन जिसमें इन्वेस्टिगेटर का मतलब है यहाँ पर रिसर्चर को स्टडी करना है। यहाँ पर एक ऐसे रिसर्च डिजाइन होती है जिसमें रिसर्चर स्टडी करते हैं थ्रू कोई भी पर्सन है उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। सो वो कौन से रिसर्च डिजाइन होंगे हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर वो आपकी रिसर्च डिजाइन होंगी फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी क्या होता है, जिसमें रिसर्चर किसी भी पर्सन के एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उनको एक डिसीज हो गई है, मान लीजिए उनको लंग कैंसर हुआ है। ओके, सो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, जो पर्सन को लंग कैंसर हुआ है, जो पर्सन लंग कैंसर से सफर कर रहे हैं, उनको पूछेंगे कि उनकी बॉडी इस टाइम पर कैसा बिहेव कर रही थी, या फिर उनको कोई चेस्ट में प्रॉब्लम थी, कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन हो रहा है, वो कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पर, क्या उनकी बॉडी वो टायर्ड फील कर रहे थे या फिर वो वीक फील कर रहे थे, क्या उनको ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनको कौन से बॉडी पेन हो रही है या फिर नहीं हो रही है, वो फिजिकली मेंटली उनकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है, वो सारी चीजें उनका एक्सपीरियंस जानकर उस पर्टिकुलर फेनोमेना को डिस्क्राइब करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सो ये होता है आपका फेनोमेनोलॉजी। इस रिसर्च डिजाइन को हम कहते हैं फेनोमेनोलॉजी। अब रह गए बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपको गिवन है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी क्या होता है, जो किसी कल्चर के बारे में स्टडी की जाती है, जैसे इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, उस कल्चर में लोगों का कैसा लाइफस्टाइल होता है उसके बारे में रिसर्च की जाती है। सो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ कल्चर्स के बारे में नहीं पूछा गया है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करते हो। ओके, इथोलॉजी क्या होता है, जिसमें आप एनिमल्स के बिहेवियर्स पर स्टडी करते हो। इथोलॉजी ना ही कोई पर्सन के एक्सपीरियंस पर आप स्टडी करते हो, ना ही उससे कोई आप फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी ये एक डेटा कलेक्शन मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च में, जिसमें आप किसी डेटा को एनालाइज करते हो, आप डेटा कलेक्ट करते हो, देन उसको एनालाइज करते हो, एंड देन आपके एनालिसिस पर बेस्ड, आपके ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड आप कोई थ्योरी को डेवलप करते हो। तो ये एक डेटा कलेक्शन टूल है, ये आप क्वालिटेटिव रिसर्च में इस मेथड को यूज कर एक थ्योरी को डेवलप करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फेनोमेनोलॉजी। नेक्स्ट, Which one of the following represent highly negative correlation? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि वेरिएबल्स के बीच में हाईली नेगेटिव कोरिलेशन है। अब नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। रिमेंबर, मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया है कि कोरिलेशनल रिसर्च में एक कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ये आपके कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, मतलब कोरिलेशनल रिसर्च में आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में हाईली नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ओके, और वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड होंगे एक दूसरे से। ओके, परफेक्ट, क्योंकि -1 है इसलिए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा बिटवीन दी वेरिएबल्स। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मींस आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड होंगे। ओके, आपको याद रखना है, अगर आपका जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 होती है, दैट मींस देयर इज नो रिलेशन, आपके वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि अगर कौन सी वैल्यू होगी जो कि आपके जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की कौन सी वैल्यू होंगी जो हाईली नेगेटिव कोरिलेशन बताती है बिटवीन द वेरिएबल्स। अब यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू गिवन है, जैसे 0 तो होगा ही नहीं, अगर 0 होता तो कुछ ना कुछ रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन पूछ रहा है हमें इस क्वेश्चन में, तो 0 तो होगा नहीं, 0 का मतलब होता है कि कोई रिलेशन नहीं है। सो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपको -0.9, -0.1 एंड -0.5, तो -0.9 आपकी यहाँ पर होगी, देन -0.1 कुछ यहाँ पर लाई करेगी और 0.5 माइनस यहाँ पर लाई करेगी। सो -1 से कौन सा पॉइंट और कौन सा नंबर नजदीक है,
-0.9। तो अगर आपके कोएफिशिएंट की वैल्यू, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -0.9 होती है तो ये हाईली नेगेटिव कोरिलेशन हो गए बिटवीन दी वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए -0.9। नेक्स्ट, match list 1 with list 2 and select the correct answer from the options given below। इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 गिवन है। लिस्ट 1 में हमें कुछ टर्म्स गिवन है और उन टर्म्स की हमें करेक्ट डेफिनेशन और मीनिंग फाइंड आउट करना है। अब लिस्ट 1 में आपको पॉइंट ए गिवन है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी बहुत सिंपल है। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ रेफरेंस। आप किसी भी रिसर्चर का कंटेंट यूज कर रहे हो तो उसका प्रॉपर नेम मेंशन करते हो। सो बिब्लियोग्राफी में आप क्या करते हो, जो भी प्रीवियस पब्लिकेशंस होते हैं वहां से आप कंटेंट लेते हो। सो बिब्लियोग्राफी का करेक्ट मीनिंग हो जाएगा प्रीवियस पब्लिकेशन। देन बिब्लियोग्राफी एंड पायलट प्रोजेक्ट, ये हमारे लिए नोन टर्म्स है, पहले तो हम इनका करेक्ट पॉइंट मैच कर लेंगे। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, ये पायलट स्टडी की तरह होता है जिसमें आप कोई किसी भी स्टडी को ट्राई करते हो। जैसे कोई गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है तो उसका सक्सेसफुल रेट देखती है कि वो स्टडी फिजिबल है या फिर नहीं। अगर वो प्रोग्राम फिजिबल है, मतलब वो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है, तो उसको लार्ज स्केल पर लॉन्च करेंगे। सो पायलट प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी स्टडी, किसी भी प्रोग्राम के, किसी भी स्टडी के को ट्रायल करके देखते हैं कि उसका सक्सेसफुल रेट क्या हो रहा है। सो पायलट प्रोजेक्ट का आपका करेक्ट पॉइंट हो जाएगा पॉइंट 4, ट्रायल रन ऑफ द डिजाइन प्रोजेक्ट। तो ये दोनों आपके हो गए ऑप्शन ई एंड डी का। हमें पॉइंट ए एंड पॉइंट डी का हमें पता चल गया करेक्ट मीनिंग और डेफिनेशन क्या होगा। देन हम पॉइंट बी देखेंगे, रिकॉनेसेंस सर्वे। रिकॉनेसेंस सर्वे क्या होता है, ये आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है और रिकॉनेसेंस सर्वे आप ज्यादातर ज्योग्राफिकल रिसर्च में यूज करते हो। सो रिकॉनेसेंस सर्वे में आप क्या करते हो, आप किसी मैप और मैप के थ्रू और कोई पिक्चर्स के थ्रू आप कोई भी फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हो। तो इसी तरीके से ज्योग्राफिकल रिसर्च में हम मैप्स और पिक्चर्स के थ्रू स्टडी करते हैं कोई भी लैंड के बारे में, कोई भी फील्ड के बारे में, कोई भी फील्ड एरिया के बारे में। सो रिकॉनेसेंस सर्वे जिसको आप उस पर्टिकुलर फील्ड को आप एग्जामिन करते हो, सो रिकॉनेसेंस सर्वे को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो यहाँ पर बी का आपका पॉइंट 1 करेक्ट हो जाएगा। देन आपको सी पॉइंट गिवन है स्टडी एरिया। स्टडी एरिया क्या होता है कि आपने आपके रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए कौन सा एरिया चूज करा है, कौन सा आपने लोकेशन चूज करा है। सो स्टडी एरिया का करेक्ट हो जाएगा पॉइंट प्रोजेक्ट लोकेशन। सो स्टडी एरिया ये भी ज्यादातर ज्योग्राफिकल रिसर्च में और यू कैन से जियोलॉजिकल रिसर्च में यूज करा जाता है। जैसे जियोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है, जिसमें रॉक्स के बारे में स्टडी होती है। अब मान लीजिए आपने किसी एक अर्थ का पॉइंट चूज कर लिया, एक एरिया चूज कर लिया, आपने देखा कि वो उस रॉक की क्या प्रॉपर्टीज है, उसमें कितने मिनरल्स है, क्या उससे और मिल सकता है फिर नहीं, तो आप यहाँ से कुछ उस पर्टिकुलर रॉक के बारे में, अर्थ के बारे में आप स्टडी करोगे। आपने आपका यहाँ पर एरिया चूज कर लिया, मतलब आपने आपका प्रोजेक्ट लोकेशन चूज कर लिया। सो ये सारे आपके करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे, ये सारे आपके लिस्ट 1 का करेक्ट पेयर हो जाएगा। और ये सीक्वेंस हमें ऑप्शन थर्ड में गिवन है, पहले थर्ड आएगा आपका, देन फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट इज फोर्थ। नेक्स्ट, the steps taken to solve a problem are given below. Arrange them in a correct order. First, analyze. Second, test. Third, implement. Then evaluate, document, design and last is develop. इस क्वेश्चन में हमें हम रिसर्च में किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसके स्टेप्स गिवन हैं और जो स्टेप्स हैं उनको हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सो जैसे हम रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अब मान लो मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मुझे उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मान लो मेरे पास एक प्रॉब्लम है कोविड, कोविड डिसीज है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब कोविड डिसीज नहीं आई होंगी तो रिसर्चर ने उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया, उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर ने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया, कैसे फॉलो किया, कैसे सीक्वेंस में फॉलो करा, हमें वो करेक्ट ऑर्डर अरेंज करना है। अब मान लो हमने जैसे देखा अभी कोविड एक प्रॉब्लम है, देन जब ये प्रॉब्लम आई होंगी तो फर्स्ट स्टेप में रिसर्चर ने इसको एनालाइज किया होगा, उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया होगा। तो एनालाइज आपका फर्स्ट स्टेप में आया होगा। तो फर्स्ट स्टेप में एनालाइज आएगा आपका, मतलब कोविड को किस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिन जिन लोगों में कोविड डिसीज देखी गई उनको ऑब्जर्व किया होगा, उनकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही होंगी। तो एनालाइज ये आपका फर्स्ट स्टेप में आएगा।
एनालाइज करने के बाद, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद देन आप उसको डिजाइन करोगे। डिजाइन आपका सेकेंड स्टेप में आएगा। डिजाइन क्या होता है? डिजाइन का मतलब होगा कि आप आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सॉल्व करने वाले हो, कौन कौन से मेथड्स यूज करने वाले हो, किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। आप मेथड चूज करोगे, आप प्लानिंग करोगे। डिजाइन का मतलब ये होता है कि प्लान करना, कुछ प्लानिंग करोगे आप यहाँ पर। देन डिजाइन करने के बाद आप डेवलप करोगे उस प्रॉब्लम को। डेवलप का मतलब होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है, से क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। क्या मैं ऐसा करूँ तो उसका ये सोल्यूशन निकल कर आएगा, क्या मैं ये ड्रग बनाऊं या फिर मैं वैक्सीन बनाऊं तो ये डिसीज और ये प्रॉब्लम क्योर हो सकती है। ओके, तो मैं डिजाइन करने के बाद मैं उस प्रॉब्लम को डेवलप करूंगी। तो डेवलप आपका थर्ड पर आएगा। देन उसके बाद डेवलप करने के बाद आप उसको टेस्ट करोगे। टेस्ट आपका फोर्थ नंबर पर आएगा। ओके, मतलब आप टेस्ट करोगे। आप कुछ लोगों को वो ड्रग या फिर वो वैक्सीन देकर देखोगे कि उनमें कैसे इफेक्ट हो रहा है, टेस्ट करोगे। ओके, टेस्ट करने के बाद आप उसको डॉक्यूमेंट करोगे। डॉक्यूमेंट आपका फिफ्थ नंबर पर आएगा। डॉक्यूमेंट मतलब आपने जो भी देखा है, जैसे कि अपने कुछ पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स को आपने ड्रग देकर देखा, कुछ को वैक्सीन देकर देखा और देखा कि उनकी बॉडी में कैसा इफेक्ट आ रहा है, क्या उन जो कोविड प्रॉब्लम है क्या उनसे क्योर हो रहे या फिर नहीं हो रहे वो ड्रग और वैक्सीन लेने से। आप ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन आप लिखोगे, डॉक्यूमेंट करोगे। डॉक्यूमेंट करने के बाद उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आप मेजर करोगे चीजों को, कितने लोग जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि ड्रग और वैक्सीन हमने दोनों देकर देखा, तो आप ये देखोगे कि कितने लोग ड्रग लेने के बाद क्योर हो रहे हैं। मान लो 70 लोग ड्रग लेने के बाद क्योर हो रहे हैं और सिर्फ 30 लोग जो है वो वैक्सीन लेने से क्योर हो रहे हैं। सो आपने यहाँ पर ये देखा कि कितने लोग क्या क्या लेने से, ड्रग लेने से और वैक्सीन लेने से क्योर हो रहे हैं। देन इम्प्लीमेंट के बाद, इम्प्लीमेंट आपका 6 पर आएगा। देन लास्ट इज इवैल्यूएट। इवैल्यूएट आपका 7 पर आएगा। मतलब आप इवैल्यूएट कर दोगे कि यस, अगर कोविड की प्रॉब्लम है तो कोविड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे वैक्सीन बनाया गया, वैक्सीन इफेक्टिव है या फिर ड्रग इफेक्टिव है, ये इवैल्यूएट कर जाएगा। तो इस तरीके से आप रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। सो करेक्ट सीक्वेंस आपको ऑप्शन ए में गिवन है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, the variable which is influenced by the intervention of a researcher is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो चेंज होता है अगर रिसर्चर अपनी रिसर्च स्टडी में कोई स्ट्रेटेजीज को चेंज करे। अब इस क्वेश्चन को हम और इजी तरीके से समझते हैं एक एग्जांपल लेकर। मान लीजिए एक रिसर्चर है, रिसर्चर ने एक वैक्सीन, रिसर्चर को एक वैक्सीन डेवलप करना है कोई डिसीज के अगेंस्ट। ओके, सो रिसर्चर इस केस में क्या करेंगे, पहले एक डोज देकर देखेंगे कि वो डिसीज क्योर हो रही है या फिर नहीं, कि डिसीज में कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो रिसर्चर क्या करेंगे, जो वैक्सीन है उसका डोज डबल कर देंगे। ओके, डबल करने के बाद देखेंगे कि वो डिसीज इंप्रूव हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर रिसर्चर ने क्या करा, स्ट्रैटेजीज लगाया, एक स्ट्रैटेजी लगाकर स्ट्रैटेजीज चेंज करा। पहले रिसर्चर ने बोला मैं एक ये जो डिसीज है पर्टिकुलर, मान लीजिए कि XYZ डिसीज है, इस डिसीज के अगेंस्ट मैं एक डोज दूंगा और देखते हैं कि वो डिसीज क्योर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सो नहीं हो रही है, इसलिए रिसर्चर ने क्या करा, स्ट्रैटेजीज लगाया, स्ट्रैटेजीज को चेंज करा, अपनी डबल डोज कर दिया, 2 डोज कर दिया। 2 डोज करने के बाद रिसर्चर ने देखा कि ये जो डिसीज है वो इम्प्रूव हो रही है। तो इस स्टडी में रिसर्चर ने क्या किया, कुछ वेरिएबल को चेंज करा, अपने स्ट्रैटेजीज लगाकर कुछ वेरिएबल्स को चेंज करा, जो कि आपका इस केस में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। रिसर्चर ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर स्ट्रैटेजीज लगाया, स्ट्रैटेजीज अपने चेंज करे। सो कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है इस केस में, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में आपका है डिसीज इंप्रूवमेंट, कि आपकी डिसीज इंप्रूवमेंट को रिसर्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो रिमेंबर, जब भी रिसर्च अपने रिसर्च स्टडी में कोई स्ट्रैटेजीज को चेंज करते हैं, सो कौन सा वेरिएबल चेंज होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट, नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिमेंबर, सैम्पलिंग में 2 टाइप के एरर होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग एरर और नेक्स्ट होता है नॉन सैम्पलिंग एरर।
अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है, आपके जो सैंपल्स है, आपने जो भी सैंपल लिया होगा वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। ओके, आपने ऐसे सैंपल चूज कर लिया है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब मान लो आपको स्मोकर्स पर स्टडी करना है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन पर स्टडी करनी है, और आपने ऐसे सैंपल्स ले लिया जो लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा, आपका रिजल्ट तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट आ जाएगा इस केस में। तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है, आपने ऐसा सैंपल सेलेक्ट कर लिया जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है, जिसमें अगर आप जो सैम्पलिंग मेथड्स यूज करते हो, सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो, उस टाइम पर आपसे जो मिस्टेक्स हो जाती है वो होगा आपका नॉन सैम्पलिंग एरर्स में। जैसे आपके जो रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट ने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, आपने जो इंटरव्यूज कंडक्ट किया होगा, इंटरव्यूज के थ्रू जो आप लोगों से रिस्पॉन्स ले रहे हो, आपने कुछ रिकॉर्डिंग में आपने जो आप रिस्पॉन्स उनके रिकॉर्ड कर रहे हो, आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी, डेटा कलेक्ट करने के टाइम पे आपसे कुछ मिस्टेक हो जाएगी, तो ये आपके नॉन सैम्पलिंग एरर में आएगा। तो नॉन सैम्पलिंग एरर को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं कि जब हम हमारा सैंपल साइज ज्यादा लेंगे तब आप हो सकता है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स कम हो जाए। अब मान लो जैसे 100 पॉपुलेशन है, 100 पॉपुलेशन में से आपने 90 सैंपल्स ले लिया, 100 पॉपुलेशन में टोटल 100 मेंबर्स है और 100 में से आपने 90 मेंबर्स ले लिया और उन पर स्टडी परफॉर्म करा जो कि आपका सैंपल है। इस केस में आपका सैंपल साइज बहुत ज्यादा लार्ज है, मतलब जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज लार्ज होगा उतना ज्यादा आपके रिजल्ट जो होंगे वो एक्यूरेट हो जाएंगे। ओके, इस केस में आपकी जो स्टडी होंगी वो 90% रिजल्ट आपके करेक्ट हो जाएंगे, 90 to 92% आपके रिजल्ट होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। मतलब जितने ज्यादा आपके सैंपल साइज होगी उतने ज्यादा आपके नॉन सैम्पलिंग एरर्स के चांसेस, एरर्स होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not a part of the basic principles of experimental design? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बेसिक प्रिंसिपल गिवन नहीं है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। सो रिमेंबर, आपका जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो होते हैं रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल। अब रेप्लिकेशन क्या होता है कि जो आप जिस टॉपिक पर आप जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं आप उसको रिप्रोड्यूस कर सको, आप बार बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सको। उससे क्या होगा, आप रिजल्ट देखोगे, आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं बार बार सेम आ रहे हैं या फिर कैसे आ रहे हैं अगर आप एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म करते हो तो रेप्लिकेशन ये आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का बेसिक प्रिंसिपल होता है। देन रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किसी डिसीज है और डिसीज के अगेंस्ट आप ड्रग लॉन्च कर रहे हो, तो आप क्या करोगे इस केस में, आप जो सैंपल सिलेक्ट करोगे आपका वो आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे, रैंडमली लोगों को ड्रग देकर देखेंगे कि उनकी बॉडी पर वो ड्रग कैसा अफेक्ट दिखा रही है। ओके, आप क्या करोगे, रैंडमली सैंपल्स कैसे सेलेक्ट करोगे, आप हर एक एज ग्रुप के आपके सैंपल में लोगे लोगों को, जैसे यंग है, ओल्ड है, वीमेन है, मेंस, जो भी है सारे लोगों को आप सैंपल्स में आपके ले लोगे और उनको रैंडमली चूज करोगे। सो रैंडमाइजेशन ये भी आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बेसिक प्रिंसिपल होता है। देन लोकल कंट्रोल, जैसा हमने अभी देखा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं उनको अपनी रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट ना करे। तो रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल ये तीनों भी आपके बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के। देन रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, किसी भी चीज को रिड्यूस करना, किसी भी चीज के इफेक्ट को रिड्यूस करना। जैसे इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में नॉइज होती है, ओके, नॉइज वगैरह के इफेक्ट को कम करना, रिड्यूस करना, दैट इज नोन एज रिडक्शन। जितना हो सके इंस्ट्रूमेंट में जो नॉइज होती है उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करना। सो ये आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का बेसिक प्रिंसिपल नहीं होता है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड अ रिसर्चर कैन एनहांस हिज और हर स्टडीज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड के थ्रू रिसर्चर अपनी स्टडीज को कैसे एनहांस कर सकते हैं, थ्रू पॉपुलैरिटी या फिर वैलिडिटी, एक्सेसिबिलिटी या फिर रीडेबिलिटी, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड होता क्या है। तो डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें रिसर्चर डिफरेंट मेथड्स यूज करके देखते हैं कि उनके रिजल्ट सेम आ रहे हैं या फिर नहीं। जैसे इस डायग्राम में आपको देखना है, रिसर्चर ने पहले एक मेथड यूज करा और ये देखा कि उनका कुछ रिजल्ट आ रहा है XYZ। ओके, देन रिसर्चर ने दूसरा मेथड यूज करा, दूसरा मेथड यूज करके रिसर्चर ने देखा कि उनका यही रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। दैट मीन्स रिसर्चर ऐसे
डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करेंगे और देखेंगे कि उनके रिजल्ट सेम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर रिजल्ट सेम आ रहे हैं दैट मीन्स उनकी जो स्टडी है वो वैलिड है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन है पॉपुलैरिटी। सो डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड के थ्रू रिसर्च अपनी स्टडी की पॉपुलैरिटी नहीं बताते कि उनकी स्टडी जो है कितनी पॉपुलर होने वाली है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है कि सब लोग के लिए क्या वो इंफॉर्मेशन वो स्टडी के अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन के अवेलेबल है, उसको कहते हैं हम एक्सेसिबिलिटी। इसलिए भी रिसर्चर डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज नहीं करते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी मतलब इजी टू रीड, कि वो सबके लिए इजी है रीड करने के लिए, इसके थ्रू भी रिसर्चर डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड यूज नहीं करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो रिसर्चर डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड इसलिए यूज करते ताकि उनके रिजल्ट जो उनकी स्टडी जो है वो वैलिड हो जाए। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वैलिडिटी। नेक्स्ट, a recent study of a car owners indicated the 10% felt brand A had the best quality, 9% felt brand B did, and 6% felt other models did. The remainder had no opinion. The advertising claimed that most car owners who have gave an opinion believe that brand A has the best quality is an example of dash which is dash. इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस ऑप्शन का एग्जाम्पल होगा। अब इस एग्जाम्पल में यह बताया गया है कि एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई जिसमें कुछ कार ओनर्स थे, उन्होंने बताया कि कौन से ब्रांड किसकी कौन सी ब्रांड की क्वालिटी कितनी अच्छी है। सो यहाँ पर 10% कार ओनर्स ने कहा कि ब्रांड ए जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेस्ट क्वालिटी है। 9% कार ओनर्स ने कहा ब्रांड बी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। 6% ने कहा कि दूसरे जो अदर्स मॉडल है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इस केस में बस इतने ही लोगों का रिस्पॉन्स आया, इतने ही लोग ने रिस्पॉन्स करा। देन उसके बाद एक एडवर्टाइज कंडक्ट करा गया, एक एडवर्टाइज की गई और जिसमें एडवर्टाइज में ये बताया गया कि जो ज्यादातर जो कार ओनर्स है उन्होंने ये कहा, उनका बिलीव ये है, उनकी ओपिनियन ये है कि जो ब्रांड ए है, ब्रांड ए की कार जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो ये किस चीज का एग्जाम्पल होगा? तो ये तो यहाँ पर कंफर्म है जो रिसर्च की गई है वो करेक्ट वे से की गई। रिसर्च में रिसर्चर कोई बायस नहीं है, क्योंकि रिसर्चर ने ये बताया, रिसर्चर ने प्रॉपर वे में बताया कि कितने लोगों का रिस्पॉन्स है, कितने लोगों ने रिस्पॉन्स करा है। अब जैसे कि टोटल 100% में से सिर्फ 25% ने यहाँ पर रिस्पॉन्स करा है। आप इनको टोटल करिए 10, 6 एंड 9% को, बस इतने ही लोगों का, इतने ही कार ओनर्स का रिस्पॉन्स था, तो ये 25% हो गया। लेकिन 75% ने तो रिस्पॉन्स ही नहीं करा। तो इस केस में रिसर्चर ने ये भी बताया है कितने लोगों ने रिस्पॉन्स करा और कितने लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं करा। अब इसके बाद एडवर्टाइज कंडक्ट करवाया गया। एक एडवर्टाइज में ये बताया गया कि कार ओनर्स जो थे उनका ओपिनियन ये था कि जो ब्रांड ए है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर रिसर्च में कोई बायस नहीं किया गया, रिसर्च एथिकल थी, रिसर्च में सच्चाई थी, जो सच था रिसर्च में पूरा बताया गया। लेकिन यहाँ पर जो एडवर्टाइज कंडक्ट करवाया गया उसमें उन्होंने अनएथिकल वे से बताया, मतलब झूठ बोला है। यहाँ पर ये कहा है कि मोस्ट ऑफ द कार ओनर्स का ये बिलीव है कि ब्रांड ए की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ज्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं था, क्योंकि 25% का ही रिस्पॉन्स था, 75 लोगों का तो रिस्पॉन्स ही नहीं था। तो इस केस में जब आपकी एडवर्टाइज होगी, एडवर्टाइज आपकी मिसलीडिंग रिपोर्टिंग होगी। मिसलीडिंग मतलब आपको कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देना, कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देना, कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देना, जो कि अनएथिकल है। ये सच्चाई नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा मिसलीडिंग रिपोर्टिंग एंड अनएथिकल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।